हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोरल मंच। तो स्वागत है आपका आज की थर्ड पार्ट में। तो अभी तक हमने देखा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की कल्पना। तो ये हमारा थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्र की कल्पना कैसे हुई, फीमेल एलिगरी कैसे बनी, जर्मेनिया क्या थी, है ना, और मैरियान क्या थी। ये सारे हम डिस्कस इसमें करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग द 19th century, artists and revolutionaries personified nations as female figure। तो 19वीं शताब्दी में कलाकारों और क्रांतिकारियों ने राष्ट्र को स्त्री के रूप में दर्शाया। This symbolic representation help people to imagine the nation as a person। तो इस प्रतीकात्मक चित्रण ने लोगों को राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में कल्पना करने में मदद की। इट मीन्स ये हुआ कि उस समय जो कलाकार थे उन्होंने क्या किया, देश को स्त्री के रूप में दर्शाया। राइट, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, जैसे भारत में भी भारत माता को भी एक स्त्री रूप से दर्शाया गया, ताकि देश के प्रति और अधिक जुड़ाव महसूस हो सके। तो फीमेल एलर्जी कौन कौन थी, फीमेल एलेगरीज कौन कौन सी थी? ये तो महिला प्रतीकात्मक रूप, एलिगरीज होती है प्रतीक। तो फ्रांस वॉज रिप्रेजेंटेड एज मैरियन। तो जो फ्रांस था, फ्रांस को मैरियन के रूप में प्रदर्शित किया गया। मारियाना, मैरियाना भी इसको बोलते हैं। अ सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। और ये किसका प्रतीक थी? ये स्वतंत्रता और गणराज्य का प्रतीक थी। और जर्मनी में इसको रिप्रेजेंट किया गया जर्मेनिया के द्वारा। अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, जो कि शक्ति और एकता का प्रतीक थी। राइट। तो हमने क्या देखा कि जर्मनी में भी और फ्रांस दोनों में एलेगरी दिखाई दी, जर्मेनिया के रूप में और मैरियाना के रूप में। तो अब हम इसमें जानेंगे जर्मेनिया क्या थी। ये आपका एग्जाम का महत्वपूर्ण टॉपिक भी बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में इससे। जर्मेनिया, तो जर्मेनिया वॉज द फीमेल एलेगरी यूज टू रिप्रेजेंट द जर्मन नेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जर्मेनिया थी 19वीं शताब्दी में जर्मन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग की जाने वाली महिला प्रतीक थी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जर्मन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला का प्रतीक था। इट सिंबलाइज द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द जर्मन पीपल फॉर यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। तो क्या किया, जर्मन जनता की एकता और शक्ति की आकांक्षाओं का प्रतीक थी। यानी कि जब जर्मेनिया बनाई गई, जो कि उनके राष्ट्र का प्रतीक थी, तो जो लोग थे वो सब यूनाइट होना शुरू हो, है ना, एकता उनमें आनी शुरू हो गई। अब जर्मेनिया का स्वरूप कैसा था, कैसी थी दिखने में वो? सी वॉज ऑफन शोन एज अ रोबस्ट वुमेन। एक मजबूत महिला के रूप में उनको दिखाया गया। स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड एक्सप्रेशन, जिसके चेहरे पर दृढ़ता और आत्मविश्वास झलकता था। वो एक क्राउन मेड ऑफ ओक लीव्स, और एक ओक की पत्तियों का मुकुट पहनती थी, जो जर्मनी में वीरता का प्रतीक था। और कैरिड स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड अ ब्लैक ब्लैक रेड गोल्डन ट्रैकलर इन द अदर। एक हाथ में तलवार थी इनके, और दूसरे हाथ में काला लाल सुनहरा तिरंगा ध्वज था। तो अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं जर्मेनिया के बारे में, तो दिस विल बी द एनफ नोट्स फॉर यू, है ना। तो ये आप देखते हैं जर्मेनिया का स्वरूप। तो जर्मेनिया का प्रतीकवाद क्या था, इसमें जानेंगे। द स्वॉर्ड रिप्रेजेंट रेडीनेस ऑफ फाइट फॉर द नेशन। जो उनने स्वॉर्ड पकड़ी थी, एक हाथ में तलवार थी, तो वो दिखाती है कि वो हमेशा लड़ने के लिए तत्पर थी। द ट्रायंगुलर रिप्रेजेंट द नेशनल फ्लैग ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लिबरल मूवमेंट। और जो तिरंगा झंडा था, उदारवादी आंदोलन के दौरान जर्मनी के राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक था। द ओक लीव्स सिग्निफाइड करेज एंड स्ट्रेंथ। और जो ओक की पत्तियां थी ना, वो साहस और शक्ति का प्रतीक थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को यूनाइट करने के लिए इन्होंने जर्मेनिया का निर्माण किया। नेशनलिज्म में क्या रोल था, राष्ट्रवाद में क्या भूमिका थी इनकी? जर्मेनिया इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्या किया जर्मनिया ने? राष्ट्रीयवादी आंदोलनों को प्रेरित किया, इसको इनको देखकर लोग प्रेरित हुए। एंड बिकम ए यूनिफाइंग सिंबल ड्यूरिंग 1848 रेवोल्यूशन। और 1848 की क्रांति के दौरान ये एकता का प्रतीक बनी।
इट हेल्प पीपल टू विजुअलाइज जर्मनी एज वन यूनाइटेड नेशन। तो इसने क्या किया, लोगों को जर्मनी को एकीकृत राष्ट्र के रूप में कल्पना करने में मदद की। यानी कि जब लोगों ने इनको देखा तो उन्होंने माना कि ये हमारे देश को यूनिफाइड करने के लिए बिल्कुल एकता बनाए रखी है। यानी कि पूरे देश को उन्होंने एक करके रखा हुआ है, ताकि लोग एक साथ आए और एक साथ लड़े। तो मैरियाना की बात हम करेंगे। मैरियाना वॉज द फीमेल एलिगरी रिप्रेजेंटिंग द फ्रेंच नेशन। अब मैरियाना क्या थी, ये फ्रेंच की एलिगरी थी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। सी एम्बॉयडेड आइडल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसने क्या किया, फ्रांस की जो क्रांति के आदर्श थे ना, मेनली लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो इसको उन्होंने क्या किया, व्यक्त किया। अब मैरियाना का स्वभाव क्या, स्वरूप कैसा था, किस प्रकार की दिखती थी, एपियरेंस कैसा था। सोन एज ए यंग वीमेन, तो एक वियरिंग अ रेड कैप, है ना, तो एक लाल टोपी पहनती थी और उनको एक युवा महिला के रूप में दिखाया गया है। रेड कैप सिंबलाइज लिबर्टी एंड फ्रीडम। और जो रेड कैप है ना, वो सिंबलाइज है, प्रतीक है किसका, आजादी का प्रतीक है, राइट, और स्वतंत्रता का प्रतीक। ऑफन डेपिक्टेड विद फ्रेंच नेशनल फ्लैग एंड द कॉकेट। और अक्सर फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा जिसको आप कह सकते हैं, और कॉकेड के साथ दर्शाया जाता था। कॉकेड क्या होता है, एक प्रकार की कलगी, जैसे आपने देखा होगा मुर्गी होती है, मुर्गी के चोंच के ऊपर एक कलगी दिखाई देती है, तो उस प्रकार के उसको कॉकेड बोला। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इनका उद्देश्य क्या था, जो स्वरूप बना रहे थे, एलिगेरी बना रहे थे, वो था राष्ट्र को एकता में बनाए रखना। अब मैरियाना के सिंबल क्या रहे थे, द रेड कैप रिप्रेजेंट लिबर्टी, तो लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक होती थी, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन। द ट्राइकलर फ्लैग स्टूड फॉर द नेशन एंड द वैल्यूज ऑफ द रिवॉल्यूशन। और जो ट्राइकलर था वह राष्ट्र और क्रांति के मूल्यों का प्रतीक था। पर मैरियाना वॉज सोन इन स्टेटस एंड पेंटिंग्स इंस्पायर नेशनल यूनिटी। तो मैरियाना को मूर्ति और चित्रों में दिखाया गया ताकि राष्ट्रीय एकता को प्रेरित किया जा सके। इनकी मूर्तियां बनी अलग अलग जगह, है ना, अलग अलग तस्वीरें इनकी लगाई गई, ताकि राष्ट्रीय एकता के लिए लोग प्रेरित हो सके, और ज्यादा लोग प्रेरित हो सके। अब ये जो एलिगरी थी, इनका क्या रोल था नेशनलिज्म में, मैरियाना का क्या था। तो मैरियाना बिकेम अ यूनिफाइंग सिंबल फॉर फ्रेंच पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिवॉल्यूशन। तो मैरियाना क्या थी, फ्रांसीसी जनता के लिए क्रांति के दौरान और बाद में एकता का प्रतीक बनी, राइट। तो एकता लाने के लिए इसको यूज किया गया। हर इमेज वॉज प्रिंटेड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प टू प्रमोट नेशनल आइडेंटिटी। तो इनकी जो छवि थी ना, सिक्कों में, डाक टिकटों में छापी गई, ताकि राष्ट्रीय पहचान को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए इन प्रकार की एलिगरी का क्या किया गया, चित्रण किया गया, इनको बनाया गया। अब आते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, है ना। क्या राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बीच में क्या डिफरेंसेस थे। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक, नेशनलिज्म वॉज क्लोजली लिंक विथ एम्पेरियलिज्म। जो राष्ट्रवाद का संबंध साम्राज्यवाद से हो गया था। नेशनलिज्म बिगेन टू बी यूज एज अ टूल टू एक्सपेंड टेरिटरीज। अब जो राष्ट्रवाद का जो क्षेत्र था वो और अधिक बढ़ता चला गया, एंड डोमिनेट अदर नेशंस, और इसने क्या किया, दूसरे देशों पर प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो राष्ट्रवाद था पहले, वो धीरे धीरे क्या होगा, और एक्सपेंड हो गया, और एक्सपेंड होने के बाद उसने दूसरे देशों की संपत्ति, प्रॉपर्टीज, टेरिटरीज को यूज करना शुरू कर दिया, ऑक्यूपाइड करना शुरू कर दिया। अब जानते हैं मीनिंग क्या होता है इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है। तो इम्पेरियलिज्म रेफर टू द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन, मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स। इसका अर्थ क्या होता है कि हम जब सैन्यवाद, जो इम्पेरियलिज्म जो होता है बच्चों, क्या होता है, एक पॉलिसी है ये, ठीक है। क्यों, क्या करती है, कंट्री की पावर को बढ़ाती है। कोई देश है अपनी पावर को बढ़ा रहा है, राइट, कैसे बढ़ा रहा है, उपनिवेशवाद से, दूसरे देशों में जाके कब्जा कर रहा है और उसको अपना उपनिवेश बना रहा है, ऑक्यूपाइड कर रहा है, किसके, मिलिट्री फोर्स से या फिर अदर साधनों से। ठीक है, तो सिंपल सी बात में अगर साम्राज्यवाद का अर्थ हम देखेंगे, तो कोई एक देश है, वो दूसरे देश में जा रहा है, उस देश को कब्जा कर रहा है और अपना उपनिवेश बना दे रहा है, तो इसको हम साम्राज्यवाद बोल रहे हैं।
कॉलोनाइजेशन बोल रहे हैं, राइट। कनेक्शन बिटवीन नेशनलिज्म एंड एम्पिरिज्म, तो दोनों में क्या संबंध है, दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो नेशनलिस्ट प्राइड एनकरेज नेशंस टू compete फॉर colonize एंड रिसोर्सेज, तो राष्ट्रवादी गर्व था तो देशों को उपनिवेशों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए। जब राष्ट्रवाद पूरे देश में छा गया, सब लोग राष्ट्रवादी हो गए, तो इनके मन में दिमाग विचार आया कि चलो अब हम अपने देश के लिए और ज्यादा उपनिवेश करें, दूसरे देशों में जाके ऑक्युपाइड करें उसको। पावरफुल नेशन जस्टिफाइड imperialism एज देयर नेशनल ड्यूटी और सिविलाइजिंग मिशन, तो जो शक्तिशाली देश थे ना, उन्होंने साम्राज्यवाद को अपना राष्ट्रीय कर्तव्य माना। उनको लगा कि हम तो अपना राष्ट्रीय कर्तव्य कर रहे हैं, भाई हमारा कर्तव्य क्या है, अपने देश के लिए संसाधन जुटाना, और हम ये संसाधन जुटा रहे हैं, चाहे उसके लिए हमें दूसरे देशों को ऑक्यूपाइड ही क्यों ना करना पड़े। तो यही पहले नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद था, और बाद में ये विकसित हो गया साम्राज्यवाद के रूप में, राइट। तो एग्जाम्पल यूरोप, यूरोप में अगर हम देखें राष्ट्रवाद के या साम्राज्यवाद के उदाहरण, द बाल्कन बिकम रीजन ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले जो बाल्कन क्षेत्र था, वहां पर वो क्षेत्र बन गया जहां पर बहुत ज्यादा संघर्ष होने लगे, कंपीटिंग नेशनलिस्ट, और क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रही है राष्ट्रवादियों के लिए और इम्परलिस्ट एम्बिशन, एम्बिशन ऑफ यूरोप पावर। तो कहने का मतलब यूरोपियन पावर है, बाल्कन क्षेत्र में आई, और वहां पर कंपटीशन हो गया कि हम ज्यादा से ज्यादा साम्राज्यवाद फैला सकें। मेजर पावर लाइक ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर क्लैश ओवर डोमिनेंस, तो ये डोमिनेंस करने के लिए आपस में टकरा गई, क्योंकि शक्तिशाली देश यही थे उस समय, और ये चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कब्जा कर पाए, ऑक्यूपाइड कर पाए, और इस ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई करने के लिए ये आपस में लड़ने लगे। अब प्रभाव क्या पड़ा इसका, लेड टू टेंशन। अब जब सभी पावरफुल शक्तियां लड़ रही हैं आपस में, पावरफुल कंट्रीज लड़ रही हैं, तो क्या हुआ, टेंशन हो गया, यूरोप में तनाव हुआ, राइवलरी आई, प्रतिद्वंदिता आ गई, एंड अ सीरीज ऑफ वॉर इन यूरोप, और यूरोप में बहुत सारे युद्ध हो गए। अल्टीमेटली द क्लैश ऑफ नेशनलिज्म एंड imperialism contributed to the outbreak of the first world war। और फाइनली अंततः क्या हो रहा है, जब राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद टकराए, तो फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जैसी भयानक विपदा को इन्होंने जन्म दिया, राइट। तो ये सब किसके कारण हुआ, राष्ट्रवाद को एक्सपेंड होने के कारण ये सारी चीजें होती चली गई। तो इतनी सारी चीजें हमने देखी, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, उसको हमने कंप्लीट कर दिया फर्स्ट चैप्टर को, पॉलिटिकल साइंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो चीजों को पढ़िए, नोट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, आई होप कि कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर यूज किए हैं वो भी आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।